Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोडा। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हम ले रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। टिल द लास्ट लेक्चर हम व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन सब की बात हम कर चुके थे। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि बैक साइड एक्सरसाइज के जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको आपको सोल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। बट टिल नाउ आई हैव नॉट गेट एनी आंसर्स और एनी होमवर्क फ्रॉम एनी स्टूडेंट। तो आप लोग ध्यान रखें कि जैसे आपको होमवर्क दिया है आप जल्दी से जल्दी होमवर्क करके मुझे भेजें, और जैसे आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसलिए रिएक्शन को सोल्व जरूर करें, और आप सोल्व करेंगे तो आपको डाउट आएगा, 100% आएगा। कारण कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक हमने देखी नहीं है, तो आप एक बार रिएक्शन को बैलेंस करोगे और पूछोगे तो ही मैं वो चीज बताऊंगा, इसलिए ध्यान रखें। इक्वेशन तक की बात हम कर चुके थे, आगे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन। अगला हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। आज जो हम नया स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात करने से पहले मैं कुछ एक बातें बताऊंगा आपको। हमने क्या कहा था, हमने एक टॉपिक की बात करी थी, क्या? केमिकल चेंज। किसकी बात करी थी? केमिकल चेंज। क्या होता है केमिकल चेंज? तो केमिकल चेंज जिसमें सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, ऐसा सब्सटेंस जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। दूसरा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नई चीज बनती है। तीसरा, नेचर में ये कैसा होगा? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा, इनरिवर्सिबल इन नेचर। और क्या? स्टेबल। ठीक है, ऐसे कई सारी बातें हम कर चुके थे केमिकल चेंज के बारे में। तो ये सारे पॉइंट क्या बताते हैं हमको कि केमिकल चेंज क्या है, क्या होता है केमिकल चेंज। दूसरा, इट इज परमानेंट चेंज, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट चेंज है। इन सब मुद्दों की हम बात कर चुके थे टिल आवर लास्ट लेक्चर। अब सुनेंगे ध्यान से, जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? अ फेनोमेनन इन विच केमिकल चेंज अकर्स, और केमिकल चेंज की वजह से जब कोई नई चीज बनती है उसी को तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस reacts with each other and a new substance is formed with new products, with new properties, or is this complete phenomenon is known as chemical reaction। मतलब क्या? जिसमें क्या होगा, कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे नई प्रॉपर्टीज के साथ। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल आता है, सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं वही एग्जाम्पल बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक में है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम रिबन कौन सा? आप लोगों ने देखा होगा, जो लोहार होते हैं वो लोग वेल्डिंग करने के लिए एक स्टिक लेते हैं काम में, उस स्टिक को ही हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन। क्या कहते हैं? वो रिबन जो स्टिक बनी हुई होती है वो मैग्नीशियम की, जिसको वो छुआते हैं और चिंगारी बनती है। तो जब भी ये मैग्नीशियम की रिबन जलती है तो क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए एक बात याद रखना, जब भी मैं बात करूंगा बर्निंग की, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन दोनों केस में रिएक्शन किसके साथ होती है? O2 के साथ। अब मैं बोल रहा हूं मैग्नीशियम रिबन जल रही है, लेकिन वास्तव में तो उसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होगा? Mg प्लस O2, तो ये बन जाएगा MgO। क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको दिमाग में कई सारे प्रश्न आएंगे, सर हमको कैसे पता पड़ेगा ये MgO ही बना, ये MgO2 नहीं बन सकता था क्या? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए हमको पता होना चाहिए चार्ज, किस पर क्या चार्ज है। तो आगे हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर है हमारे आगे केमिस्ट्री का, उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा क्या चार्ज होता है? +2। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -2। तो आपको ये क्या बनेगा, उसके लिए क्या करना है, इनके ऊपर जो चार्ज है
49 को ठीक इनके नीचे लिख दो, प्लस और माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं है, खाली नंबर लिखना है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1। तो यहां जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां जो आ रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो Mg1O1, तो 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका ये क्या बन गया MgO। क्या बना MgO, क्या बन गया ये MgO। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसे सब्सटेंस होता है व्हाइट पाउडर्ड होता है। कैसा होता है व्हाइट पाउडर्ड सब्सटेंस होता है। और आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम जब जलता है तो नीचे राख की तरह बन जाता है व्हाइट पाउडर, उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये है क्या केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट से रिएक्ट करिए और एक प्रोडक्ट बना दिया। तो इससे वापस आप मैग्नीशियम रिबन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है केमिकल चेंज है, और उस केमिकल चेंज को हम किस में बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। वही तो चीज है, हमने कुछ नया किया क्या? नहीं। तो ये थी केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स आगे हम देखेंगे। तो हमें अगला टॉपिक लेना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, अगर मैं पहले टाइप्स की बात करूं तो आपके यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं। एक तो है एडिशन रिएक्शन, एक है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है डिसोसिएशन रिएक्शन, दूसरा है डिसोसिएशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के आधार पर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के आधार पर। अब रेट के आधार पर, रेट मतलब स्पीड, स्पीड के आधार पर दो है, एक है स्लो रिएक्शन और एक है फास्ट रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी के आधार पर दो है, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, एडिशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो अगला टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की शुरुआत से पहले मैं रिएक्शन के बारे में कुछ बेसिक बात बताऊंगा। मान लो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां पर एक कंपाउंड है ABCD, इन दोनों के आपस में रिएक्शन हो रही है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। क्या होगा वास्तव में इनके बीच में बॉन्ड बने हुए। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, और तो ही आपको रिएक्शन बनाने आएगी। तो आपके केमिकल रिएक्शन का मतलब यह है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना। ये कहलाती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पर इन दोनों का बॉन्ड टूटा, तो ये A और ये C, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये दोनों नया बॉन्ड बना लेंगे। ये B और ये D, ये दोनों नया बॉन्ड बना लेंगे। बस ये जो प्रोसेस हो रही है वही है केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? तो सबसे पहली चीज केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये प्रोसेस ही कहलाती है केमिकल रिएक्शन। दूसरा, अब हमें कैसे पता पड़ी केमिकल रिएक्शन हुई? दो चीज आपको मिला दी, बट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन? रिएक्शन हुई या नहीं है हम कैसे पता लगाएं? तो कुछ बातें, सबसे पहला जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब आपने दो चीजें मिलाई और उसके अंदर से गैस बाहर आ रही है, गैस बनकर बाहर आ रही है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ अब केमिकल रिएक्शन हुई। पहली चीज क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहला पॉइंट इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर आना। आपने दो चीजों को मिलाया और गैस बाहर आ रही है, मतलब वो क्या है, तो ये कहलाएगा आपका रिएक्शन हुई। सेकेंड पॉइंट, दूसरा आप कैसे पता लगाओगे, तो सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। पीपीटी का क्या मतलब होता है? प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल
इनसोल्यूबल सॉल्ट। क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्ट। मतलब आपने कोई दो चीजें मिलाई और वो पाउडर की तरह नीचे बैठ गया, पाउडर फॉर्म में किसी भी तरीके से वो नीचे की तरफ बैठ गया, तो वो कहलाएगा पीपीटी। और ऐसा हुआ, पीपीटी बन गया, तो आपको समझ जाना है केमिकल रिएक्शन हो गई। थर्ड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव। आपने रिएक्शन से पहले ठंडा था, दो चीजें मिलाई और वो गर्म हो गया, मतलब क्या? टेम्परेचर चेंज हुआ। गर्म था और ठंडा हो गया तो भी टेम्परेचर चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज हुआ मतलब रिएक्शन हो गई। थर्ड थिंग, चेंज इन केमिकल प्रोपोर्शन। केमिकल पोर्शन में चेंज होना। तो ये चार पॉइंट है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो पता लगाना था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता लगाएं। अब हम बात करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक, एडिशन रिएक्शन। देखो नाम से ही क्लियर है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है? योग या जुड़ना। एडिशन का मतलब क्या है? योग या जुड़ने वाली रिएक्शन। तो मैंने आपको कल कुछ टर्म्स बताई थी, क्या? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी बातें अब काम में आएंगी। तो पहले मैं सीधी सीधी डेफिनेशन बताता हूं, फिर समझाऊंगा। किसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मल्टीपल reactants gets combined to form a single product। देखो बात को ध्यान से समझना, डेफिनेशन टेक्स्ट बुक पर मैंने नहीं लिखवाई है, कारण कि आपके साथ बोर्ड में बैठने वाले 4 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे यही लिखेंगे। आप क्या अलग बता रहे हो? उसमें मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, ऐसी रिएक्शन जिसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते इतने ज्यादा, 2 3 4 5 6 कितने भी हो, लेकिन क्या होगा? रिएक्शन के दौरान गेट्स कंबाइन, वो सब आपस में जुड़ जाए और क्या बनेगा? टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ये सारे रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं A प्लस B, ये दोनों रिएक्शन हो रही है। अभी ए भी अलग है और बी भी अलग है, कारण कि बीच में प्लस का साइन लगा रखा है। प्लस का साइन हमें ये बताता है कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन रिएक्शन के दौरान ये दोनों जुड़कर क्या बन गया? ए बी। क्या बन गया? ए बी। तो ये कहलाएगी हमारी एडिशन रिएक्शन। और जरूरी नहीं दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी। हमारी बात मतलब मैंने इसीलिए यहां लिखा है कि यहां पर रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं। यहां पर लिखा है मैंने मल्टीपल रिएक्टेंट्स, लेकिन यहां फिक्स है। यहां क्या होगा? फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो किसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन? ऐसी रिएक्शंस जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स इस तरफ होंगे, रिएक्शन के दौरान वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना देंगे? सिंगल प्रोडक्ट। इट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो टेक्स्ट बुक में है, और इसी तरीके से याद रखना है आपको। पहला एग्जांपल है आपका कंबशन ऑफ ऑयल। पहला एग्जांपल क्या है? कंबशन ऑफ ऑयल। पहला एग्जांपल है कंबशन ऑफ ऑयल। कारण मैं बता दूं आपको, ऐसा ही एग्जांपल आता है एग्जाम में सीधा क्या? राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द कंबशन ऑफ ऑयल। हमको तो पता ही नहीं सर, हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं। अब कंबशन का मतलब होता है दहन, इसको हिंदी में कहते हैं दहन। दहन का मतलब जलना, कोयल का जलना। अब याद कीजिए साहब, मैंने आपको अभी बताया था कुछ समय पहले, जहां पर भी बर्निंग की बात आएगी, रिएक्शन किसके साथ होगी? तो रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ। तो कोयल मतलब कार्बन सी प्लस रिएक्शन किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और जरूरी नहीं है इस रिएक्शन के दौरान CO2 ही बने,
अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये 2CO2 है। और कई बार क्या होता है C+O2 और प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है CO, और ये बैलेंस होगी रिएक्शन। ये तो होता है कंप्लीट कंबशन। ये दोनों चीजें मैं बता देता हूं, ये हालांकि अभी आपके काम सिलेबस में नहीं है, लेकिन टॉपिक उससे रिलेटेड है, इसलिए पता भी होना चाहिए हमको। और ये है इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब ये कि यहां पर ये जो कोयल जल रही है, यहां पर जो कार्बन जल रहा है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जल रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इसको मिल रही है, अच्छे से जल रहा है। और जब ये अच्छे से जलेगा तो CO2 बनेगी। क्या बनेगी? CO2। इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन इनसफिशियंट है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो कार्बन को कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये बनाएगा CO, जो कि पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है। तो ये पहला। और देखो ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन। कारण कि रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है। रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है। जब इस फॉर्मेट में हमको कुछ भी मिलेगा तो उसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल जो अभी हमने लिया था, कौन सा? अभी लेंगे सेकंड एग्जांपल। कौन सा? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अभी अपन ने लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अभी बताया मैंने। Mg+O2 बैलेंस करेंगे तो क्या बन गया? 2MgO। क्या बना? 2MgO। कारण कि यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 था। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे, यहाँ आगे 2 लग गया तो Mg को भी 2 बनाना पड़ेगा, तो Mg के आगे भी 2 लगा दिया। 2Mg+O2 2MgO। रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2। प्रोडक्ट कितना है? 1। 2 रिएक्टेंट्स 1 प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। हमें रिएक्टेंट की तरफ नहीं देखना है, प्रोडक्ट अगर हमको एक ही दिख रहा है मतलब क्या? एडिशन रिएक्शन। क्या है वो? एडिशन रिएक्शन। अगला है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। मैं कल बता चुका हूं हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इसको एक बार फिर समझ लेना अच्छे से, कल हालांकि मैंने समझाया आपको बढ़िया। इसको इथीन याद रखना, ये आगे आएगा कार्बन की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको हम नाम देते हैं ईथ, ETH। ईथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, और उनके बीच में इन है, ईथ इन। इन मतलब डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये तो क्या बन गया? इथीन। क्या बना? इथीन बना। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। इसका कराना हाइड्रोजिनेशन मतलब H2, और यहां पर कैटालिस्ट हम लेते हैं काम में निकेल। देखो सीधा आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। तब आपको सीधा लिखना पड़ेगा। तो निकेल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है, तो क्या करेगा निकेल? इसके बीच में जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, वो एक बॉन्ड को ये तोड़ देगा। अब देखो एक बॉन्ड टूट गया, तो अब ये कैसा दिखेगा? ध्यान से देखो, CH। यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा क्योंकि एक टूट गया, यहाँ H, यहाँ H। कैसा दिखेगा? एक बॉन्ड टूट गया तो ऐसा दिखेगा। अब क्या होगा? कार्बन के 3, इस कार्बन के भी 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या होगा? ये H2 कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या कहा था? रिएक्शन के अंदर बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो इसका बॉन्ड टूट गया तो इसका बॉन्ड भी टूट गया, ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। तो एक हाइड्रोजन इधर जाकर नया बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन इधर जाकर नया बॉन्ड बना लेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जो यहां पर आकर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, इसलिए ये कहलाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब जुड़ना, जिसके अंदर रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपस में जुड़कर फाइनली प्रोडक्ट एक ही बनेगा। कुछ एग्जांपल्स में बता चुका हूं। टेक्स्ट बुक से एक बार आप वापस पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्या होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक एक्टिविटी में बता रहा हूं, उसको ध्यान से लेना। आपको क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है, ठीक है, उस कंटेनर को भर देना है पानी से, ठीक। अब उसके अंदर CuSO4 डाल के CuSO4 का सॉल्यूशन बना लेना है। क्या बना लेना है? CuSO4 सॉल्यूशन। पता होना चाहिए CuSO4 ब्लू कलर का होता है, तो सॉल्यूशन भी आपका बनेगा ब्लू कलर का। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? ब्लू कलर का। बात को ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपने CuSO4 का सॉल्यूशन बनाया जो कौन से रंग में था? ब्लू कलर का। अब आपने क्या किया, एक जिंक रोड ली, क्या लिया? जिंक रोड, और उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, और 15 से 20 मिनट तक आप उसके सामने बैठकर ऑब्जर्वेशन देख रहे हो कि क्या हुआ। क्या किया हमने? सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना है। तो आप क्या देख रहे हो वो आपको नोट करना है। अभी तो आप इसको प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे क्योंकि CuSO4 आपके पास है नहीं, बट जब भी आप स्कूल आओगे या स्कूल में जाओगे तो आप अपने अपने स्कूल्स में जाकर देख सकते हो, टीचर को कह भी सकते हैं कि आप हमें इसको प्रैक्टिकली करके बताइए। अब देखना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं क्या होगा। सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो ये देखेगी कि सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिखा आपको? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज डिसअपीयर्स। सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया, ये आपको दिखेगा, इसके मैं सीधा बता दूं। दूसरा आपको क्या दिखा कि जिंक रोड जो है वो यहां से पतली होती जा रही है। जिंक रोड क्या है? पतली, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस। जिंक रोड का वेट क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, पॉइंट खाली अपन को देखना है। सबसे पहले ब्लू कलर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिंक का रोड कम हो गया। अगला है यहां पर आपको शाइनी कॉपर इज अपीयर्स इन द बॉटम। शाइनी कॉपर अपीयर्स एट द बॉटम। यहां पर आपको कॉपर इकट्ठा होता हुआ दिखेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको दिखे जो ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। क्या बता रहा है? इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। ये किससे बताया हमको? 3 सारे पॉइंट से। अब एग्जैक्टली हुआ क्या ऐसा जो ये सब दिखा, उसका मतलब समझा। देखो क्या हुआ, ये जिंक की रोड है। क्या है? जिंक की रोड। अब इस जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, और जैसे ही जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या बन जाता है? Zn+2। याद रखना, जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, कारण कैसे, तो उसका मतलब भी समझ लेना। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30 मतलब 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन, मतलब +30 और -30, दोनों प्लस माइनस बराबर है। इसलिए जिंक के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन 28 है लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 30 है। तो कितना बचा है यहां पर? +2। तो वो +2 जिंक के ऊपर दिखेगा, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए। ध्यान से समझना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर, वो जिंक कहां चला गया? जिंक आ गया सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। किस फॉर्म में आया सॉल्यूशन में? यहां पर। तो आपको यहां पर सब दिखेंगे Zn+2, 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 ऐसा सब दिखेगा। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या होगा? तो दूसरा काम ये हुआ कि वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस, कारण मिल गया ब्लू कलर इसका डिसअपीयर हो रहा है। क्यों डिसअपीयर हो रहा है? क्योंकि ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। किसका? तो ये CuSO4 क्या करेगा? ऐसे टूट जाता है, Cu+2 और SO4 2-। ये कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuSO4 क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। तो Cu+2 और SO4 2-, अलग अलग हो गए दोनों। मैंने पहले क्या था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना था वो अब टूट गया, तो ये दोनों अलग हो गए।
अब देखो क्या हुआ, इन दोनों का तो बॉन्ड टूट गया, अब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, क्या है Zn+2 SO4 2 माइनस। अब याद करिए मैंने आपको बनाना सिखाया था, इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो नीचे लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा Zn+2 और SO4 2 माइनस से, बताइए मुझे ZnSO4। मतलब क्या कि जो आपने CuSO4 का सॉल्यूशन बनाया था वो तो धीरे धीरे क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। और ब्लू कलर किसकी वजह से था, CuSO4 की वजह से था, लेकिन अब तो ZnSO4 आ गया तो ऑब्वियसली ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा, तो अब ZnSO4 का कलर आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब शाइनी कॉपर अपीयर एट द बॉटम, तो अब देखो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर ये बना दिया। अब बचा क्या, Cu+2, तो ये Cu+2 आयंस की फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ये वाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और ये बना देगा Cu कॉपर की फॉर्म में नीचे की तरफ पीपीटी बनाकर बैठ जाएगा। तो टोटल ये सब काम हुआ, टोटल ये सब काम हुआ। तो एक बार इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए और समझ लीजिए, नहीं समझ में आता था वापस पूछ लेना। अब मैं शॉर्ट में इसकी सीधी रिएक्शन लिखता हूं कि एग्जैक्टली इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ये सब समझ में आया, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्टली हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, तो हमने रिएक्शन किसके बीच कराई, तो हमने रिएक्शन कराई CuSO4 प्लस Zn। हुआ क्या, ये ZnSO4 के साथ जुड़कर क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस Cu, ये बन गया। ये हुआ ना रिएक्शन, यही बताया कि मैंने अभी आपको। वो रिएक्शन कैसे हुई वो मैं समझा चुका हूं, पर हुई कंप्लीट रिएक्शन इतनी ही है, हुआ इतना ही काम। अब देखो ध्यान से, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेस मतलब एक की जगह दूसरे को लाना। तो हमने क्या डिस्प्लेस किया, यहां पर CuSO4 में Cu बैठा हुआ था, इस Cu को यहां से हटाया और कौन आकर बैठ गया, Zn। देखो CuSO4 ZnCu की जगह पर आकर बैठ गया, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा सा अलग बता सकता हूं मैं, जैसे कि ये AB प्लस C, ये C यहां से A की जगह बैठ गया तो CB प्लस A, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन क्या बनाए, तो डेफिनेशन हम बनाते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी, तो हम बताएंगे क्या डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच, पहले बुक वाली बता देना, इन विच एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम इज replaced by another element is called displacement reaction। ये क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन ये बुक वाली एग्जांपल सही, डेफिनेशन सही है, मैं एक और एग्जांपल डेफिनेशन बता रहा हूं, वो खास कंसेप्ट है, वो समझना। अब मैं बता रहा हूं क्या, AB प्लस C, एक तो ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूं CB प्लस A। इन दोनों रिएक्शन के अंदर यहां क्या बनेगा वो आपको बताना है, पर बात को समझना। यहां पर A का वजन है 20 किलो और C का वजन है 30 किलो। यहां पर भी C का 30 किलो और इसका 20 किलो। अब आप मुझे बताओ कि आपकी क्लास के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है, वो किसी को भी धमकाकर उसकी जगह बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता, खुद दिमाग लगाइए। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं, एक पहले से वीक है, डरता है, कमजोर है, वो क्या किसी को भी उठाकर बैठ सकता है क्या, और वो भी खास अपने से ज्यादा स्ट्रांग वाले को उठा सकता है, नेवर। तो यही कंसेप्ट यहां लगता है क्या, कि C तो A को उठा सकता है बिकॉज C इज स्ट्रांग, बट A कैन नॉट रिप्लेस C। मतलब क्या होगा, यहां पर तो प्रोडक्ट बनेगा CB प्लस A, बट यहां हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। और ये कंसेप्ट इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने यहां पर क्या बताया, जो पावरफुल है वो हटा देगा। उस चीज को हम डेफिनेशन में कैसे बताएं, तो उस चीज को हम डेफिनेशन में लिखेंगे नई तरीके से। मैं बता रहा हूं क्या, द रिएक्शन इन विच, नहीं नीचे लिख दे रहा हूं मैं, दोनों डेफिनेशन आप कॉपी कर सकते हैं।
द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव अ लेस रिएक्टिव element is replaced by a more reactive element is called displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कौन रिप्लेस कर देता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसकी क्षमता ज्यादा हो वो कम वाले को हटा देता है। तो वहां पर तो हम वेट से बात कर रहे थे, 20 केजी, 30 केजी। यहां पर वजन की बात नहीं आएगी, यहां पर किसकी बात आएगी? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब द टेंडेंसी टू रिएक्ट, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को हटा देगा। लेकिन यहां पर दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? सर हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए भी साइंस के अंदर एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पर। क्या बता रखी है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम इसी टॉपिक के अंदर आगे बात करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब देखना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इसको चलो मैं आगे रिएक्टिविटी सीरीज के बाद समझाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये आपको याद थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से आपको मदद मिलेगी कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता। तो ध्यान से देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ऊपर की ओर जो मेटल्स हैं वो है आपके मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। ये भी याद रखना, सीधा प्रश्न आता है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। और सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा? गोल्ड। मोस्ट कौन सा? पोटेशियम। लीस्ट कौन सा? गोल्ड। इनको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, काश के, नाना Na, काका Ca, माजी Mg। काश, नाना, काका, माजी, Zn से जरा, Fe से फेमस, Pb से पर्सन हो। काश, नाना, काका, माजी, जरा, फेमस पर्सन हो, मतलब K, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Pb। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सब क्या? मोर रिएक्टिव। हाइड्रोजन से नीचे वाले सब लेस रिएक्टिव। तो नीचे के लिए मैंने क्या लिखा? क्यूट हाथी आज आया। क्यूट, CUHDAGAU, क्यूट हाथी आज आया, CUHDAGAU। ये सब क्या है? और याद रखना, ये जो पेयर है, ये जो मैं बता रहा हूं, कौन सा? सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, इनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। क्या कहते हैं? नोबल मेटल्स। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये जनरली किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या फिर बोल रहा हूं मैं? सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, दीज आर नोबल मेटल्स। ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। अब मैं इसी से कंपेयर करके आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं जो कि अपने लिखी। हमने क्या लिया था? CuSO4 का सॉल्यूशन रिएक्शन कराई थी Zn के साथ। तो देखो, जिंक ये रहा, Cu ये रहा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Zn। तो ये तो उसको हटा देगा, तो ये बन गया ZnSO4 + Cu। दिस इज करेक्ट। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या देगा पता है? ZnSO4 + Cu ये देगा। और आप क्या करोगे यार, ये तो फटाक से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या करके आ जाओगे? CuSO4 + Zn। कारण कि बुक की जो डेफिनेशन है उसमें आपने पूरा नहीं पढ़ा। बुक में तो सिर्फ क्या बता रखा है? एक दूसरे को हटाएगा। लेकिन वास्तव में क्या है? मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। और आप देखिए यहाँ पर कॉपर तो बेचारा कमजोर है, वो जिंक को हटा ही नहीं सकता। मतलब आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? नो रिएक्शन। क्या लिखना होगा? नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं होगी। तो वो आपको यहां से पता पड़ेगा कौन किसको हटा सकता है। तो काश, नाना, काका, मांझी जरा फेमस पर्सन हो, क्यूट हाथी आज आया, और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर की ओर मोर रिएक्टिव,
नीचे की ओर लेस रिएक्टिव। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट will replace the less reactive element is known as displacement reaction। आगे हम बात करेंगे इसी की तरह दूसरी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इसे से मिलता जुलता है, ज्यादा इससे इजी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग खपाना होता है, उसमें तो इतना ज्यादा नहीं सोचना होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, डिस्प्लेसमेंट मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं पहले, जस्ट पहले। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब क्या है, वहां पर एक ही चीज जो है वो दूसरे को हटा रहा था। यहां पर दो चीज आपस में एक्सचेंज होंगी। कैसे? यहां पर मान लीजिए आपके पास ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, तो ये क्या बन जाएगा? ए डी प्लस सी बी। हुआ क्या? डी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। मतलब क्या किया, इन दोनों ने अपनी जगह बदल दी। वहां पर एक ही था, यहां डी नहीं था, वहां पर सिर्फ सी था। यहां पर ये इसके पास चला गया तो ये इसके पास चला गया, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या होता है, आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई फॉर्मूला या कंपाउंड होता है तो इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन। फॉर्मूला जो है वो दो आयन से मिलकर बनता है, एक तो है कैटायन और एक है एनायन। ठीक, और इन्हीं की मदद से हम ये रिएक्शन को समझेंगे। ध्यान से समझना, इसमें भी दो डेफिनेशन, एक टेक्स्ट बुक की और एक मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। टेक्स्ट बुक हमको क्या कहता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर ग्रुप्स ऑफ एटॉम्स डिस्प्लेस ईच अदर, आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बता चुका हूं। द रिएक्शन, मैं दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये रहा खास वर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट में, यही चीज समझने की। क्या होता था डबल डिस्प्लेसमेंट में? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। अदला बदली मतलब मेरे पास एक मार्कर है, सामने वाले के भी पास एक मार्कर है, तो मेरा मार्कर मैंने उसको दे दिया, उसका मार्कर मैंने ले लिया। इसे हमने क्या कर दिया? आयन को एक्सचेंज कर दिया, वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, CuSO4 प्लस NaOH, ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? CuSO4 प्लस NaOH। एक्सचेंज ऑफ आयंस को समझना है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई भी फॉर्मूला किससे मिलकर बनता है? दो आयन, कैटायन और एनायन। तो ये CuSO4 में भी दोनों होंगे, तो कैटायन तो कौन सा होगा? Cu+2। देखो, ये चीज आपको अभी नहीं पता पड़ेगी इतनी फास्ट, वो आगे प्रैक्टिस से होगा और इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ोगे, उसमें आ जाएगा। तो एक तो Cu+2 और एनायन कौन सा है? SO4 - सेम लाइक ये भी क्या बना होगा? फिक्स। हर एक फॉर्मूला दो आयन से मिलकर बनता है, कैटायन एनायन। तो इसके अंदर कैटायन कौन सा हो गया? Na+ और OH-। अब होगा क्या? ये कैटायन अपने एनायन को एक्सचेंज कर लेगा, ये इसको यूं कहेगा कि तेरा एनायन मेरे को दे दे और मेरा एनायन तू ले। हो गया ना एक्सचेंज ऑफ एनायन। या ये एनायन यूं कह देगा कि तेरा कैटायन दे दे और मेरे उसका कैटायन मुझे दे दे। कुछ भी तरीके से होना क्या चाहिए? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अब यहां बनेगा क्या? यहां क्या बनेगा वो आपको इसी से पता पड़ेगी। तो मैं सिखाता हूं, सुनेंगे ध्यान से।
इसका केटायन ले लो और उसका एनायन ले लो, Cu+2OH माइनस, इसके ऊपर क्या चार्ज है 2, इसके ऊपर क्या चार्ज है 1, मल्टीप्लाई करो, Cu में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया Cu, और OH में 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया CuOH होल ट्वाइस, क्या बना CuOH होल ट्वाइस। इसको अपन कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक तो ये बन गया, इन दोनों की पिक्चर खत्म, काट दो। अब क्या बचा Na+SO4 2 माइनस, यहां चार्ज 1, यहां चार्ज 2, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो Na में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na2 और SO4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4, तो ये बन गया CuOH होल ट्वाइस Na2SO4। तो देखो ये OH पहले Na के साथ था, वो OH अब यहां पर Cu के साथ आ गया, ये SO4 पहले Cu के साथ था, वो SO4 अब Na के साथ आ गया, हुआ क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसलिए मैं सेकंड डेफिनेशन प्रेफर करता हूं, यही तो खास बात है। तो क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, AgNO3 प्लस KCl, एक और एग्जांपल लेते हैं AgNO3 प्लस KCl। इसमें भी दो आयंस होंगे, कौन कौन से Ag+NO3 माइनस, ये आपको प्रैक्टिस से होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं K+Cl माइनस। अब क्या है, इसको ले लो तो Ag++Cl माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बन गया AgCl। अब क्या ये तो ये क्या बन गया KNO3, तो ये AgCl का PPT बनता है यहाँ पर। तो ये Cl K के साथ था, यहाँ Ag के साथ आ गया, ये NO3 Ag के साथ था, यहाँ K के साथ आ गया। क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस, इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बना सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये आपके पास बन गया सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो किसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक हमने टोटल 2 रिएक्शंस पढ़ ली हैं, 3 रिएक्शंस। एक हमने पढ़ी एडिशन रिएक्शन, दूसरी हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और तीसरी हमने पढ़ी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन नेक्स्ट है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिसोशिएट का मतलब टूटना। डिसोशिएट का मतलब क्या है, टूटना। पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे फिर अपन इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहली चीज क्या बताएंगे अपन, इट इज अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का अपोजिट है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या बोल रहे थे, मल्टीपल रिएक्टेंट्स और सिंगल प्रोडक्ट, ये बोल रहे थे। यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या सिंगल रिएक्टेंट्स फॉर्म्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्लियर। तो क्या बन जाएगी डेफिनेशन, द reaction in which a single reactant is dissociates into multiple products, multiple मतलब 2 या 2 से ज्यादा। मतलब एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स में टूट रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे कि AB और ये टूट कर क्या बन गया A+B, ABC ये टूट कर क्या बन गया A+B+C। ये कहलाएगा डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएशन रिएक्शन का बेसिक मीन समझ में आ गया सबको कि एडिशन का अपोजिट है, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट। एडिशन में क्या था, मल्टीपल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट।
देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, अगर किसी को डाउट हो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट को समझा रखा है। क्लियर? अब बात को ध्यान से समझना। लेकिन बात ये आती है कि एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहां रख दिया, क्या अपने आप रिएक्शन होगी क्या कुछ भी? जब तक मैं इसमें कुछ नहीं मिलाऊं तब तक रिएक्शन कैसी होगी? और हम तो क्या कह रहे हैं, ये एक अकेला रिएक्शन कर रहा है। बात को ध्यान से समझना, जब तक दो चीजें आपस में नहीं मिलेंगी तब तक रिएक्शन कैसे होगी? और हम यहां तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक अकेला पड़ा पड़ा रिएक्शन करेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये अकेला रिएक्शन करेगा, लेकिन उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फैक्टर। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर से कुछ आप करना पड़ेगा जिससे ये रिएक्शन हो। या तो उसको गर्म करिए, या उसके ऊपर प्रेशर लगाइए, या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर डिसोसिएशन रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। अगला है टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। अगला क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। सबसे पहला थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। और तीसरा है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तीसरा है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो अभी मैंने आपको बताया, अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो 3 चीजें हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डिसोसिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। अब थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या है? हीट। मतलब ये कि कोई डिसोसिएशन रिएक्शन है जो हीट की वजह से होगी, उनको हम कहेंगे थर्मल डिसोसिएशन। द रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय हीट। डेफिनेशन क्या बनेगी? हम किसकी बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन। तो यहां हम क्या लिखेंगे? द डिसोसिएशन reactions which are carried out by heat। मतलब ऐसी डिसोसिएशन रिएक्शन जो हीट की वजह से पूरी हो। द डिसोसिएशन रिएक्शंस which are carried out by heat। मतलब ये मार्कर मैंने यहां रखा है, ये बड़े बड़े रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये हीट की वजह से रिएक्शन होगी तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिसोसिएशन। एग्जांपल में ले लेता हूं CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इसका केमिकल नेम है, केमिकल नेम। और कॉमन नेम क्या है इसका बताइए? मैं आपको पहले बता चुका हूं चैप्टर में। इसका कॉमन नेम है मार्बल। कॉमन नेम क्या है? मार्बल। CaCO3। CaCO3 आपने ले लिया, ये अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अब आपने मार्बल CaCO3 को हीट कर दिया। मैंने कल बताया ट्रायंगल किसका सिंबल है? हीट का। अब आप इसको गर्म कर रहे हो, तो जैसे ही गर्म करोगे तो क्या होगा? ये टूट जाएगा और बनेगा CaO, पाउडर बनेगा, Ca का लाइन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो देखो है क्या यहां पर? सिंगल रिएक्टेंट, मल्टीपल प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन है? डिसोसिएशन। रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? टेम्परेचर, हीट की वजह से। क्या कहलाएगा? थर्मल डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन का पहला टाइप, द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिसोसिएशन। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये है थर्मल डिसोसिएशन। क्या है? थर्मल डिसोसिएशन। सेकेंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सेकेंड हम बात करेंगे
इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन सा वर्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इसमें वर्ड कौन सा है, तो इसमें वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जहां पर हम हीट क्यों बोल रहे थे, अब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या, तो डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी, द डिसोसिएशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी, आपने किसकी मदद ली, इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने ले रखा है वाटर H2O, पानी आपने रख रखा है, आपने देखा क्या पानी में पड़ी पड़ी दोनों गैसें बाहर आ रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कभी ऐसा देखा क्या आपने, पानी पड़ा हुआ है और उसमें से दोनों गैसेस बाहर आ रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबको पता है ना, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, पर पानी टूटकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, ऐसा हुआ क्या, नहीं। लेकिन हमको इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनानी है, तो आप क्या करिए, यहां पर ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी। क्या ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। इसको प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं जिन जिन बच्चों के पास टेस्ट ट्यूब है। क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको लेना है कंटेनर जो पानी से भरा हो, फुल भर देना है पानी, ताकि टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डूबनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, एक स्टिक लोगे लकड़ी की, इस तरीके से जो उसके ऊपर टिकी रहे बर्तन के ऊपर, और इसमें 2 उल्टी टेस्ट ट्यूब लगानी है, उल्टी जो पानी में डूब जाए ऐसे। लेकिन वो दोनों टेस्ट ट्यूबों को इस लकड़ी से बांध देना है रबर बैंड की सहायता से। रबर बैंड यूं ले और यहां नीचे से उल्टा लगा दे, तो ये रबर बैंड से होल्ड हो जाएगी यहां पर, ठीक है ना। तो रबर बैंड से इन दोनों टेस्ट ट्यूब को यहां उल्टा डाल देना इस तरीके से। फिर 2 कॉपर वायर लेने, ये कॉपर वायर है, तो इसका मुंह निकाल दोगे आप, तो ये कॉपर का वायर निकलेगा। इसको आपको एल्यूमिनियम फॉइल से पैक कर देना है। किससे पैक करना है, एल्यूमिनियम फॉइल। फिर आपको इसको, इसके मुंह को यूं पैक कर देना है एल्यूमिनियम फॉइल से, और ये वायर सेम लाइक इससे, यहां 2 वायर निकलेंगे। इन दोनों वायरों को आपको 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है, 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है। तो क्या हो रहा है, यहां से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है, करंट जा रहा है पानी के अंदर, और ये पानी अब क्या होगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। और आप देखोगे कुछ समय बाद, 15 से 20 मिनट बाद, इन टेस्ट ट्यूब्स में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ इसके मुंह के ऊपर आपको दिखेंगे बबल्स अंदर जाते हुए। मतलब क्या हुआ कि ये पानी था, अब वो गैस, बबल्स कब बनते हैं, जब गैस बाहर आती है, तो वो गैस अब बाहर निकल रही है। तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो जो मैंने बताया। और होगा क्या, H2 जब टूटता है तो H2O टूटकर क्या बनाता है, H2 प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मैंने कल बताया था। आगे कोफिशिएंट जोड़ते हैं 2, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गया, 4, तो इसके आगे भी 2 कर दो, तो हाइड्रोजन हो गया 4। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, द डिसोसिएशन रिएक्शन which is carried out by electricity is known as electrolytic dissociation। ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तीसरा और लास्ट है फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तीसरा और डिसोसिएशन का लास्ट एग्जांपल, तीसरा और डिसोसिएशन का लास्ट फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। थर्ड कौन सा है, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, देखो यहां पर फोटो का मतलब किससे है, सनलाइट से। फोटो का मतलब किससे है, सनलाइट। क्लियर। तो डेफिनेशन भी क्या बन जाएगी हमारी, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं, द डिसोसिएशन रिएक्शन which is carried out by sunlight। और यही कारण होता है कि लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको काले गहरे रंग की बोतल के अंदर रखा जाता है। कारण
बिकॉज दे आर लाइट सेंसिटिव। अगर लाइट उनके अंदर चलेगी तो वो तो रिएक्शन कर देते हैं, तो उनको लाइट से बचाने के लिए गहरे काले रंग की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। और इसी का एक एग्जाम्पल है HBr। कौन सा एग्जाम्पल है? HBr। ये पड़े पड़े तो नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर ये बना देता है H2 प्लस Br2। क्या बनाता है? H2 प्लस Br2। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? सनलाइट की वजह से। इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। द डिसोसिएशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। पता होना चाहिए, तीनों के एग्जांपल में बता चुका हूं। डिसोसिएशन का मतलब क्या? सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। पहला पॉइंट। 3 तरीके हैं इसके, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग सनलाइट। तो ये तीनों एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये था हमारा अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो हम डिसोसिएशन की बात कर चुके हैं। तो ये थी हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट के आधार पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 2 प्रकार की होती है। एक तो है स्लो रिएक्शंस, और एक है फास्ट रिएक्शन। एक है स्लो रिएक्शंस, एक है फास्ट रिएक्शंस। तो नाम से ही क्लियर है, डेफिनेशन में ज्यादा मैं टाइम नहीं निकालूंगा इसमें। स्लो रिएक्शन किसे कहते हैं? तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे हो, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जिनको कंप्लीट होने में कई घंटे भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं, और कई साल भी लग सकते हैं। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, सर ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो सालों तक नहीं होती? एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना। कभी भी देखा क्या लोहा आज ही लाए और शाम को जंग लग गया, कल जंग लग गया? लोहे पर जंग लगने में हो सकता है कि दिन लग जाए, महीने लग जाए, या साल लग जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस। और इसके उल्टा कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत फास्ट, जैसे कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग केमिकल ले रखे हैं, आपने उस केमिकल को मिलाया और आप किसी और को बोलोगे देखो रिएक्शन हुई, उससे पहले वो रिएक्शन हो जाएगी, इतना फास्ट। तो उनको तो हम कहेंगे फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन के अंदर अधिकतर आती है आयनिक रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शन के अंदर कौन सी आती है? आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल आप आयनिक रिएक्शन में ले सकते हो। एक तो आप ले लीजिए NaOH प्लस HCl। तो देखो इसके अंदर आयन से, एक तो है Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो ये H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देंगे? H2O। और ये मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। और अगर आप सबको अगर याद है जो मैंने पढ़ाया है इसके पहले चैप्टर में, तो दिमाग दौड़ाइए और मुझे बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। अपना दिमाग दौड़ाइए, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए ये कौन सी रिएक्शन है। याद करिए पिछले चैप्टर में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, ये कौन सी रिएक्शन है। कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखिए। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी में सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो AgNO3 प्लस HCl। AgNO3 प्लस HCl क्या बन जाएगा? AgCl प्लस HNO3। ये रिएक्शन भी होगी बहुत फास्ट। तो जितने भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सब इतनी फास्ट होंगी। मतलब क्या कि आपने देखो ध्यान से समझना, AgNO3 ले रखा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या ले रखा है? AgNO3 टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रखा है, आपने डाल दिया HCl। जैसे ही HCl डाला यहाँ नीचे व्हाइट कलर में नीचे बैठ जाएगा, ये जो बनता है PPT। किसका बनता है PPT? AgCl का। बहुत फास्ट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ही कम सेकेंड्स में होती है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स, उनको तो हम कहते हैं फास्ट रिएक्शंस, जो बहुत ही तेजी से होती है। और ऐसी रिएक्शंस जिनको होने में लंबा समय लग जाता है उनको हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस। क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शंस। तो अब हम बात करेंगे स्लो रिएक्शन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या ले रखा है आपने? आयरन Fe
रिएक्शन करेगा ये ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर वाटर के साथ। क्या बना देगा ये Fe2O3 प्लस 3H2O। क्या बना देगा Fe2O3 प्लस 3H2O। बैलेंस करने के लिए 4Fe 3O2 6H2O 3H2 हो जाएगा। तो रिएक्शन बैलेंस्ड। आप घर पे ट्राई कर सकते हो बैलेंस करने के लिए, मैंने सिखा रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2 बहुत ही लंबे समय तक ये सब रिएक्शन करेंगे, तब जाके बनेगा Fe2O3 डॉट 3H2O। और ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट। इसका फॉर्मूला है रस्ट। एग्जाम में आ चुका है एक बार। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो Fe2O3 क्या है? Fe2O3 या पूरा भी लिख सकते हैं Fe2O3 डॉट 3H2O। तो ये आपका रस्ट का फॉर्मूला। और एग्जांपल है स्लो रिएक्शंस के, आप ले सकते हो पोटेशियम क्लोराइड KClO3। KClO3 इसका डिकम्पोजिशन मतलब डिसोसिएशन कराना है। क्या कराना है? डिसोसिएशन। तो ये क्या बन जाएगा? KCl प्लस O2, ऑक्सीजन टूट जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की रिएक्शन करानी है इथेनॉल के साथ। CH3COOH प्लस C2H5OH ये रिएक्शन करानी है। तो एथिल एसीटेट बन जाएगा आपके पास CH3COO C2H5 प्लस H2 एथिल एसीटेट प्लस वाटर। ये सारी एग्जांपल्स हैं वो है स्लो रिएक्शंस के एग्जांपल। तो आज हमने बात कर दी स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक बात और याद रखना, डिसोसिएशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी इसका दूसरा नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है। डिसोसिएशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी। और थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए घबराए नहीं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर पूरा होता है। आज हमने बात करी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन, स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम इन सब की बात कर चुके हैं। आप वीडियो देखें, एक बार इसको टेक्स्ट बुक से वापस पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन से वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आप देखते हो तो आप अपने नाम के साथ और अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता पड़े कि ये वीडियो आपने देख लिया है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको दिया हुआ होमवर्क अभी तक आपने नहीं भेजा है तो प्लीज आप वो होमवर्क हम तक पहुंचा दें, और जल्दी मिलेंगे हम हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।